Welcome to my YouTube channel. In this video, we will discuss most important question of physical geography और BA फर्स्ट ईयर ज्योग्राफी। इस वीडियो के अंदर हम 4 या 6 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम्स के अंदर आते हैं। देखिए, हम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ही इसके अंदर देखेंगे, ठीक है। बाकी जो मैंने पॉइंट्स लिखे हैं इसके अलावा आपको कुछ खुद भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। आंसर्स के अंदर मैं आपको कुछ मेन पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगी, ठीक है। आपको एग्जाम के अंदर इन हर एक पॉइंट को थोड़ा एलिब्रेट करके लिखना होगा, ओके। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। एक्सप्लेन द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी ऑफ वेगनर। हमारे कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, इसके लिए वेगनर ने एक थ्योरी दी थी। इस थ्योरी के बारे में हमें डिस्कस करना है, ठीक है। सो ये 4 और 6 मार्कर क्वेश्चन है। ये जो थ्योरी है ये इन्होंने अर्ली 20th सेंचुरी के अंदर डेवलप की थी। इनका कहना था कि जो हमारी पूरी अर्थ है इसके ऊपर जितने भी कॉन्टिनेंट्स हैं ये पहले एक ही लैंडमास का पार्ट थे जिनको इन्होंने पेंजिया नाम दिया, ठीक है। और इन्होंने कहा कि ये जो हमारा पूरा पेंजिया का पार्ट है ये ब्रेक हो जाता है और ब्रेक होने के बाद जो ये टुकड़े हैं जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये मूव करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और आज इन कॉन्टिनेंट्स का फॉर्मेशन हुआ है। सो अब इन्होंने कुछ की पॉइंट्स दिए हैं इसको एक्सप्लेन करने के लिए, मतलब कि कुछ एविडेंस दिए हैं अपनी थ्योरी के लिए। सबसे पहले उन्होंने कहा है फिट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। इनका कहना था कि अगर हम बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स की बाउंड्री देखें तो ऐसा लगता है उनको देख के कि वो दूसरे कॉन्टिनेंट के साथ बिल्कुल मैच कर रही हैं, बिल्कुल फिट हो रही हैं। इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया था साउथ अमेरिका का। इन्होंने कहा कि साउथ अमेरिका की बाउंड्री अफ्रीका की बाउंड्री के साथ बिल्कुल मैच होती है और अगर हम इन दोनों को एक साथ जोड़ दें तो ये ऐसे लगेगा कि ये पूरा एक ही लैंड मास था। दूसरा उन्होंने बताया फॉसिल एविडेंस। इनका कहना था कि अगर इस कॉन्टिनेंट के अंदर अगर हमें यहाँ पे कुछ फॉसिल्स मिल रहे हैं तो सेम फॉसिल्स हमें इस वाले कॉन्टिनेंट के अंदर अगर इस प्लेस पे मिल रहे हैं, मीन्स यहाँ पे भी इसी प्लेस पे हैं और यहाँ पे भी, तो इनका कहना था कि हो सकता है ये दोनों कॉन्टिनेंट एक ही लैंडमास का पार्ट हों, ठीक है। इसीलिए हमें फॉसिल्स के एविडेंसेस मिलते हैं और बाद में ये सेपरेट हो गए कॉन्टिनेंट्स और इसीलिए यहाँ पे ओशियन बन गया। तीसरा उन्होंने जो एविडेंस दिया डेट वॉज जियोलॉजिकल सिमिलैरिटीज बिटवीन द कॉन्टिनेंट्स। हर एक कॉन्टिनेंट के जो भी जियोलॉजिकल फीचर्स हैं और दूसरे कॉन्टिनेंट के अंदर, सो इनका कहना था कि हमें उनमें भी सिमिलैरिटी मिलती है। और क्लाइमेट एविडेंसेस, जैसे कि ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर, ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं, ट्रॉपिकल रीजन कौन से होते हैं, देखो ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर वाला रीजन है। सो यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला और यहाँ पे ये वाला पार्ट, सो ये दोनों पार्ट ट्रॉपिकल रीजन का पार्ट हैं। और पोलर रीजन्स के अंदर हमें आइस मिलती है और इन्होंने कहा कि इन ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर हमें ग्लेशिएशन के एविडेंसेस मिलते हैं। देखो, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आइस तो जम नहीं सकती, ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे एविडेंस क्यों मिलते हैं? सो यही वो समझाना चाहते हैं कि ये कॉन्टिनेंट्स पहले एक लैंडमास का पार्ट थे और बाद में सेपरेट होने की वजह से ये लैंडमास इस ट्रॉपिकल रीजन के अंदर आ गया, ठीक है। इन एविडेंसेस के साथ ये इस अपनी थ्योरी को एक्सप्लेन करते हैं। देखो, सबसे पहले इन्होंने पेंजिया की बात की, ठीक है, उसके बाद इन्होंने कुछ एविडेंसेस दिए, लेकिन इनकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया। क्यों? क्योंकि देखो ये थ्योरी सबसे पहले 1915 के अंदर पब्लिश की गई थी। बहुत सारे लोगों ने रिजेक्ट किया। वो इसीलिए किया क्योंकि अगर हम आज देखें तो हमारे कॉन्टिनेंट्स तो अब भी मूव करने चाहिए। तो पहले ऐसा क्या था और आज ऐसा क्या नहीं है कि अब कॉन्टिनेंट्स मूव नहीं कर रहे हैं। तो इनकी थ्योरी को इतनी ज़्यादा रेलेवेंस नहीं दी गई, इतना ज़्यादा मान्य नहीं माना गया, ठीक है। इसके बाद जो हमारी कॉन्टिनेंट्स की थ्योरी को एक्सप्लेन करने के लिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी आई और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को सबसे ज़्यादा रेलेवेंट माना जाता है और इम्पॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। सो ये जो थ्योरी है कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ये एग्जाम में पूछी जाती है, इसीलिए हमने इसे डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेक अ नोट ऑन एसिड रेन। एसिड रेन के बारे में हमें बताना है। नॉर्मल रेन के बारे में हम जानते हैं, रेनफॉल होती है, पानी आसमान से नीचे गिरता है। सी प्रेसिपिटेशन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, रेन या फिर जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे स्नो होती है, फॉग, डस्ट, सो किसी भी फॉर्म में प्रेसिपिटेशन होता है। अगर उसके अंदर एसिडिटी ज़्यादा है, ठीक है, तो उसे हम एसिड रेन कहेंगे। जैसे कि अगर रेनफॉल हो रही है, अभी हम नॉर्मल हमारे यहाँ पर रेनफॉल होती है तो पानी का जो पीएच लेवल है वो एकदम नॉर्मल रहता है, लेकिन अगर एसिड रेन होगी तो उसमें जो एसिड की मात्रा होगी उस पानी के अंदर वो ज़्यादा होगी। अब कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से जो रेन का पानी है वो एसिड वाला बन जाता है या फिर एसिड रेन आती है? एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द रिलीज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स इनटू द एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर के अंदर देखो ये जो दो गैसेस हैं,
ठीक है, ये रिलीज़ होती हैं हमारे अर्थ सरफेस से। बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, बहुत सारी इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है। सो कई सारे कारणों की वजह से जब ये दो एलिमेंट्स या फिर ये दो गैसेस जो हैं, ये जब आसमान के अंदर जाती हैं, एटमॉस्फेयर के अंदर जाती हैं, इवेपोरेशन की फॉर्म में जाएंगी, वहाँ पे जाके ये कंडेंस होके क्लाउड बनाती हैं, ठीक है। अब ये क्लाउड बन गए और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद रेनफॉल होगी, ठीक है। सो अब क्या होता है कि इस रेनफॉल के अंदर इस एसिड की मात्रा ज़्यादा है, सो वो एसिड रेन हो गई, ठीक है। एसिड रेन होने के क्या कारण हैं? सबसे पहले और मेजर कारण है बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं, हम बहुत सारे जैसे कोल हो गया, ठीक है, वुड को बर्न करते हैं। वोल्केनिक इरप्शंस, देखो ये तो एकदम नेचुरल प्रोसेस है, ठीक है। वोल्केनिक इरप्शन में तो हम मैन मेड तो कुछ है भी नहीं, ठीक है। सो वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से जब वोल्केनो इरप्ट होता है तो बहुत सारी गैसेस, ठीक है, बहुत एशेस वगैरह ये सब ऊपर जाती हैं हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर। उसके बाद वाइल्ड फायर्स, जो आग वगैरह लग जाती हैं, सो वो सारे कारण हैं एसिड रेन के, ठीक है। अब हम केमिकल प्रोसेस देखते हैं कि कैसे ये जो नॉर्मल रेन वाटर है ये एसिड वाला हो जाता है। देखो SO2 और NOx इनके इमिशन होने से ये वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। सो वाटर वेपर और ऑक्सीजन हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है ना, सो इसके साथ ये रिएक्ट करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड बनाएंगे और नाइट्रिक एसिड बनाएंगे। सो ये दो एसिड्स फॉर्म होते हैं जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रिएक्ट करती हैं पानी के साथ और ऑक्सीजन के साथ। उसके बाद ये क्लाउड्स के अंदर कंडेंस हो जाएंगे वाटर वेपर और ऑक्सीजन के साथ, और उसके बाद होगा प्रेसिपिटेशन। इसका बहुत हार्मफुल इफेक्ट होता है सॉइल के ऊपर, वाटर बॉडीज़ के अंदर, वेजिटेशन, मॉन्यूमेंट्स और ह्यूमन हेल्थ। एसिड रेन होगी तो सॉइल के ऊपर पानी आएगा, सॉइल की फर्टिलिटी कम होगी। वाटर कभी कभी एसिड रेन इतनी हाई मात्रा की होती है ना, मतलब एसिड इतना ज़्यादा होता है कि वाटर बॉडीज़ के अंदर जितने भी एनिमल्स हैं, ठीक है, जो भी लिविंग बींग्स हैं, उन सब की डेथ हो जाती है। वेजिटेशन को भी बहुत हार्म होता है। अब आप देखो कि केमिकल अगर पड़ रहा है किसी प्लांट पे तो उस प्लांट का क्या ही हाल होगा। मॉन्यूमेंट्स, जो हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, स्टैचूज़ बने हुए हैं, उनको भी बहुत नुकसान होता है और ह्यूमन हेल्थ को भी, ठीक है। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ रिलेटिव ह्यूमिडिटी। Relative humidity is the measure of current amount of moisture in the air compared to the maximum amount of moisture that air can hold at a specific temperature. रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक मेजर है, इसके अंदर हम ये मेजर करते हैं कि एक स्पेसिफिक टेम्परेचर के अंदर एयर ने कितना अमाउंट ऑफ मॉइस्चर अपने अंदर होल्ड कर रखा है, और उसके बाद हम उसको कंपेयर करते हैं कि कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर एयर होल्ड कर सकती है, ठीक है। इन दोनों का कंपैरिजन होता है कि कितना होल्ड कर सकती है और कितना होल्ड उसने कर रखा है, ठीक है। इसी को ही हम रिलेटिव ह्यूमिडिटी कहते हैं। सो मॉइस्चर के अमाउंट को हम यहाँ पे मेजर करते हैं, इसको परसेंटेज के अंदर एक्सप्रेस किया जाता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने का फॉर्मूला है एक्चुअल वाटर वेपर कंटेंट और सैचुरेशन, इसके अपॉन में आएगा सैचुरेशन वाटर वेपर कंटेंट इनटू 100। सो ये फॉर्मूला है रिलेटिव ह्यूमिडिटी निकालने का। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ वोल्केनो ऑन द बेसिस ऑफ पीरियड ऑफ इरप्शन। पीरियड ऑफ इरप्शन के बेसिस पे वोल्केनोज कितने टाइप के हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सो जो वोल्केनोज वाली वीडियो है उसके अंदर भी हमने डिटेल में डिस्कस किया। सबसे पहले हैं एक्टिव वोल्केनोज। एक्टिव वोल्केनोज ऐसे वोल्केनोज हैं जो इरप्ट होते रहते हैं, ठीक है, या तो करंटली वो इरप्ट हो रहे हैं, ठीक है, जिनसे लावा बाहर आ रहा है, या फिर हमें दिखती है पॉसिबिलिटी कि हाँ इनके अंदर फ्यूचर में इरप्शन हो सकता है, ठीक है। सो फ्रीक्वेंटली इसमें इरप्शन होते रहते हैं कुछ महीनों के अंदर, ओके। जैसे कि माउंट सेंट हेलेंस इन USA, ये इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज डोरमेंट वोल्केनो। ये ऐसे वोल्केनो हैं जिनके अंदर लॉन्ग टाइम से कोई इरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन इनके अंदर दोबारा से इरप्शन होने की पोटेंशियल है, जैसे कि माउंट फुजी इन जापान के अंदर ये माउंटेन लोकेटेड है, ठीक है। अब इसके अंदर चांसेस हैं कि हाँ फिर से इसके अंदर इरप्शन हो सकता है। नेक्स्ट इज एक्सटिंक्ट वोल्केनोज। ये ऐसे वोल्केनोज हैं जिनके अंदर थाउजेंड या मिलियंस ऑफ ईयर्स से कोई इरप्शन नहीं हुआ है और कोई चांस भी नहीं लगता कि इनके अंदर दोबारा से कोई इरप्शन होगा, जैसे कि किलिमंजारो इन तंजानिया हमारे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर है, ठीक है, तंजानिया एक कंट्री है। सो वहाँ पर ये वोल्केनो लोकेटेड है। ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो है जिसके अंदर कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि फ्यूचर में इसके अंदर कोई इरप्शन होगा, ओके। सो ये पीरियड ऑफ इरप्शन के बेसिस पे 3 टाइप के वोल्केनोज हैं, एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स कौन से विंड्स हैं? ट्रेड विंड्स
आर प्रिवेलिंग ईस्टर्ली विंड्स दैट अकर इन द ट्रॉपिक्स ब्लोइंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट टूवर्ड्स द इक्वेटर। देखो इसके अंदर हम समझते हैं, ये हमारी अर्थ है, ये इक्वेटर है, ये ट्रॉपिकल्स वाला पार्ट आ गया, ठीक है, ये ट्रॉपिकल पार्ट है। ये जो विंड है, ट्रेड विंड्स, ये ईस्ट से वेस्ट के डायरेक्शन के अंदर फ्लो करती हैं इस तरीके से, ठीक है, नॉर्थ हेमिस्फीयर में इस तरीके से और साउथ हेमिस्फीयर में इस डायरेक्शन में फ्लो करती हैं। इनको हम ट्रेड विंड्स कहते हैं। ये ट्रॉपिक्स के अंदर होती हैं, ठीक है, इक्वेटर की तरफ फ्लो करती हैं। ये जो हमने लैटिट्यूड्स की बात की है, ये 30 डिग्री नॉर्थ और 30 डिग्री साउथ, ये नॉर्थ हेमिस्फीयर का पार्ट है, ये साउथ। नॉर्थ हेमिस्फीयर के अंदर जो ट्रेड विंड्स हैं उनको हम नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स कहते हैं और साउथ वाली को हम कहते हैं साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है। ओके, दीज आर फॉर्म्ड ड्यू टू द अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ सरफेस बाय द सन। सन की वजह से हमारी अर्थ इक्वली हीट नहीं होती, ठीक है। अगर हम देखें ना कि हमारी सन की रेज इक्वली अर्थ के हर एक पार्ट के ऊपर नहीं पड़ती हैं, ठीक है। अब इस अनइवन हीटिंग की वजह से ही ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। सब इक्वेटर के आसपास सबसे ज़्यादा जो है सन की रेज आती हैं और ये ट्रेड विंड्स हाई प्रेशर वाले रीजन से लो प्रेशर, इक्वेटर के पास लो प्रेशर है, यहाँ पर मूव करती हैं। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन वेदर पैटर्न्स एंड ओशन करंट्स। ओशन करंट्स और वेदर पैटर्न्स के अंदर ट्रेड विंड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये इन्फ्लुएंस करती हैं ट्रॉपिकल रीजन्स के क्लाइमेट को, ओके। It helps to distribute heat and moisture around the globe and this is very essential for navigation. Navigation के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई शिप यहाँ से आ रही है सो वो ट्रेड विंड्स के डायरेक्शन के अगर साथ ही फ्लो करती हैं तो शिप का बहुत सारा फ्यूल भी बचेगा और इजी भी होगा। अगर देखो मान लो कि इस तरीके से ओशन करंट्स चल रहे हैं, ठीक है, और शिप इस साइड मूव करना शुरू कर दे तो शिप के लिए तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। सो ये सारा जो शिप्स वगैरह मूव करती है ना, ये नेविगेशन का काम भी इन विंड्स और ओशन करंट्स के हिसाब से ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ ओशन करंट्स। ओशन करंट्स का क्या इम्पैक्ट होता है? इट हेल्प्स टू डिस्ट्रीब्यूट हीट फ्रॉम द इक्वेटर टूवर्ड्स द पोल, ठीक है। इक्वेटर से पोल्स की तरफ हीट का डिस्ट्रीब्यूशन ओशन करंट्स करते हैं क्योंकि ओशन करंट्स ठंडे पानी को, ठीक है, जो कोल्ड वाटर है उसको वार्म वाटर की तरफ मूव करती हैं, ठीक है। और जहाँ पे कोल्ड वाटर ओशन करंट और वार्म वाटर ओशन करंट्स मिलते हैं वहाँ पे बहुत सारी फिशिंग होती है, वहाँ पे हमें बहुत सारी फिशेस मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज वार्म करंट्स रेज टेम्परेचर इन कोस्टल एरियाज वाइल कोल्ड करंट कैन लोअर द टेम्परेचर। जो वार्म ओशन करंट्स हैं वो कोस्टल रीजन कौन से होते हैं? जो कॉन्टिनेंट्स के जो कोस्ट वाला पार्ट होता है जो समुद्र के साथ लगता है, सो उन रीजन्स के अंदर वार्म ओशन करंट्स टेम्परेचर बढ़ा देते हैं और वहीं पर कोल्ड ओशन करंट्स जब चलते हैं वो वहाँ के टेम्परेचर को कम कर देते हैं, ओके। इन्फ्लुएंस द डेवलपमेंट ऑफ पाथ ऑफ स्टॉर्म्स एंड ह्यूरिकेन्स। देखो जब स्टॉर्म्स वगैरह चलती हैं, जैसे कि तूफान चलते हैं, उसके अंदर पानी के अंदर भी चलते हैं, ठीक है, साइक्लोन्स वगैरह, उन सब के अंदर भी ओशन करंट्स अपना रोल प्ले करते हैं और इनके डेवलपमेंट के अंदर भी हेल्प करते हैं। इट अफेक्ट इवेपोरेशन रेट, इवेपोरेशन के रेट्स को भी अफेक्ट करते हैं। इम्पैक्टिंग ह्यूमिडिटी एंड प्रेसिपिटेशन पैटर्न्स, ह्यूमिडिटी और प्रेसिपिटेशन के पैटर्न्स को भी इम्पैक्ट करते हैं। दे प्ले अ क्रूशियल रोल इन द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड फाइकोप्लैंक्टन्स। देखो ये जो जिस प्लांट का यहाँ पे नाम लिया गया है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लांट है, इसको फिशेस ईट करती हैं, ठीक है। जहाँ पे ये हमें प्लांट सबसे ज़्यादा मिलेगा वहाँ पे फिशेस भी ज़्यादा होंगी। देखो जहाँ पे वार्म ओशन करंट और कोल्ड ओशन करंट्स मिलते हैं ना, वहाँ पे ये प्लांट सबसे ज़्यादा ग्रो होता है और वहीं पर फिशेस इस प्लांट को खाने के लिए आती हैं और वहीं पर वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा फिशिंग की जाती है, ठीक है। ओके, सो न्यूट्रिएंट्स के मूवमेंट में भी इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इट फैसिलिटेट द माइग्रेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेरीन स्पीशीज़। जो पानी के अंदर रहने वाली स्पीशीज़ हैं उनके माइग्रेशन को भी फैसिलिटेट करती हैं और उनके डिस्ट्रीब्यूशन को भी, क्योंकि ओशन करंट्स जब चलते हैं ना, देखो ऐसे तो दिखेंगे नहीं कि आपको समुद्र के अंदर ओशन करंट चलता हुआ, ये पानी का फ्लो ही होता है, ठीक है। इट इन्फ्लुएंस फिशिंग पॉपुलेशन, ये भी हमने देख लिया। एंड दिस इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर नेविगेशन एंड शिपिंग और नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस साइड अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि जिस तरफ ओशन करंट्स मूव करते हैं उसी तरफ अगर अपनी शिप को मूव किया जाए तो ईजी होगा और फ्यूल भी बचेगा और ईजीली पहुंच भी जाएंगे। फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द क्लाइमेट ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्वेश्चन है कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो हमारे इंडिया के क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं। सबसे पहले लैटिट्यूड्स। देखो लैटिट्यूड्स का मतलब ये वाले हमारे लैटिट्यूड्स हैं, ठीक है।
हॉरिजॉन्टल लाइंस। अब देखो, जो सनलाइट होती है वो अर्थ के हर एक पार्ट पर इक्वली नहीं पहुंच पाती, ठीक है। सो टेम्परेचर जो है वो डिक्रीज करता रहता है जैसे हम इक्वेटर से दूर जाएंगे। सबसे ज़्यादा सन की रेज इक्वेटर के आसपास वाले रीजन्स पर पड़ती हैं, ठीक है। यहाँ पे जो है टेम्परेचर हमें बहुत ज़्यादा हाई मिलता है, और जैसे जैसे हम पोल्स की तरफ जाएंगे हमें टेम्परेचर कम मिलेगा, ठीक है। अब देखो, ये हमारी अर्थ है, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, ये इक्वेटर है और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, और यहाँ पे हमारा इंडिया लोकेटेड है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बिल्कुल मिड में से पास करती है इंडिया के, ठीक है। सो यहाँ पे क्लाइमेट कैसा होगा, जो हिमालयन वाला रीजन है नॉर्थ के अंदर, यहाँ पे हमें ठंड मिलती है, ठीक है। वहीं पर जो ये वाला पार्ट है ट्रॉपिकल वाला, यहाँ पे जो टेम्परेचर रहता है वो थ्रू आउट द ईयर इक्वल रहता है, ठीक है। सो ये हो गया लैटिट्यूड्स के बेसिस पे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एल्टीट्यूड्स। सी, अगर हम एल्टीट्यूड की बात करें, जैसे जैसे हाइट इंक्रीज होगी वैसे वैसे टेम्परेचर डिक्रीज होगा। हम अपने हिमालयाज़ का फिर से एग्जांपल लेते हैं। हिमालयाज़ की हाइट कितनी ऊंची है, अगर हम हिमालयाज़ के जो टॉप मोस्ट जो पीक्स हैं, ठीक है, जैसे कि चलो माउंट एवरेस्ट लेते हैं, वहाँ पे कितनी ज़्यादा ठंड है, बहुत ज़्यादा ठंड है, क्योंकि जैसे जैसे एल्टीट्यूड इंक्रीज़ हुआ टेम्परेचर कम हो गया, इनफैक्ट हमें वहाँ पे आइस भी मिलती है। और वहीं पर अगर हम लोअर रीजन्स को देखें तो वहाँ पे टेम्परेचर कम मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज़ मानसून विंड्स। मानसून विंड्स जो फ्लो करती हैं वो भी हमारे जो क्लाइमेट है हमारे इंडिया का उसको इम्पैक्ट करती हैं, ठीक है। देखिए, जब मानसून आता है तो सबसे पहले वो साउथ के जो रीजन है उनको हिट करता है, उसके बाद ये बिहार यूपी वाले रीजन्स, फिर हिमालयाज़ के साथ, और उसके बाद दिल्ली और पंजाब, फिर हरियाणा, राजस्थान, इन वाले रीजन्स के अंदर आता है। सो ये दो जो हैं ब्रांचेस होती हैं, एक बे ऑफ बंगाल से और दूसरी हमारी अरेबियन सी की ब्रांच आती है, ठीक है। सो मानसून विंड भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं हमारे क्लाइमेट को। उसके बाद ओशन करंट्स तो करते ही हैं, हमने कितना पहले डिस्कस कर लिया। सो बहुत एक्सटेंट तक ह्यूमन एक्टिविटीज़ भी रिस्पॉन्सिबल हैं क्लाइमेट को डिटरमाइन करने के लिए। नेक्स्ट इज़ जियोग्राफिकल फीचर्स। जियोग्राफिकल फीचर्स कितने सारे हैं, कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे डेजर्ट है, कहीं पे कोस्टल रीजन है, ठीक है, रिवर्स हैं। सो ये सारे फीचर्स भी हमारे क्लाइमेट को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज मेंशन। देखो, एक बार मैं आपको एग्जांपल बता देती हूँ ज्योग्राफिकल फीचर्स का। हमारा जो साउथ इंडिया है, ठीक है, ये तीनों तरफ से ओशन ने सराउंड कर रखा है। यहाँ पे हमें, अब ओशन है इसीलिए यहाँ पे हमें क्या मिलता है, इक्वल टेम्परेचर मिलता है। वहीं पर जैसे जैसे हम नॉर्थ में जाएंगे वहाँ पर हमें फिर एक्सट्रीम टेम्परेचर देखने को मिलेगा, ठीक है। मेंशन सम ऑफ द एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल के हमें एग्जाम्पल बताने हैं। ओके, सो नॉन मेटेलिक मिनरल ऐसे मिनरल्स होते हैं जिसके अंदर हमें मेटल की मात्रा नहीं मिलती। इसके एग्जाम्पल हैं जिप्सम, इसको प्लास्टर और वॉल बोर्ड के प्रोडक्शन में यूज़ किया जाता है। क्वार्ट्ज, इसको ग्लास के मैन्युफैक्चर में, सिरेमिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स को बनाने में यूज़ किया जाता है। क्लेसाइट का प्रोडक्शन सीमेंट और लाइम के प्रोडक्शन में होता है। माइका का यूज़ कॉस्मेटिक्स, पेंट्स और इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स में यूज़ होता है। टैल्क का यूज़ टैल्कम पाउडर बनाने में यूज़ होता है, और पोटाश का फर्टिलाइजर्स के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, और साथ ही पोटेशियम सॉल्ट्स वगैरह बनाने में या फिर प्रोड्यूस करने में बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। सो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बिग बैंग थ्योरी। देखो, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने इसको एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, ठीक है। आप प्लेलिस्ट के अंदर देखोगे ना, उसमें BA फर्स्ट ईयर की ज्योग्राफी की वीडियो सबसे पहले डल रही हैं। सो उसके अंदर आपको बिग बैंग थ्योरी मिल जाएगी, वहाँ पे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है। सो प्लीज़ आप इसको वहाँ पे जाके पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर 2 मेजर टाइप्स ऑफ अर्थ मूवमेंट। हमारी अर्थ के अंदर मूवमेंट्स होते हैं, उसमें हमें 2 टाइप के बताने हैं जो मेजर हैं, जो इम्पॉर्टेंट हैं, और भी बहुत टाइप के हैं। सबसे पहले हैं टेक्टोनिक मूवमेंट्स, लार्ज स्केल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ्स लिथोस्फीयर। अर्थ का जो लिथोस्फीयर वाला पार्ट है उसके अंदर बहुत ज़्यादा मूवमेंट होता है, उसको हम टेक्टोनिक मूवमेंट्स में इंक्लूड करते हैं। और टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से माउंटेन्स का फॉर्मेशन होता है, अर्थक्वेक्स आते हैं और वोल्केनिक एक्टिविटीज़ होती हैं, ठीक है। सो माउंटेन्स, जो आज इतने बड़े बड़े माउंटेन्स हमारे हर एक कॉन्टिनेंट में हमें मिल जाते हैं, वो टेक्टोनिक मूवमेंट्स की वजह से ही फॉर्म हुए हैं, ठीक है। दीज आर स्लो मूवमेंट्स डेट कॉज डीफॉर्मेशन ऑफ अर्थ क्रस्ट। ये मूवमेंट्स एकदम से नहीं होते, ठीक है, बहुत स्लो होते हैं। माउंटेन्स का फॉर्मेशन हुआ,
ठीक है। और उसके बाद हमारे बाकी जो जोग्राफिकल फीचर्स हैं वो बने, जैसे रिवर बन गई फिर उसके अंदर से, ठीक है। सो ये स्लो मूवमेंट्स हैं, एकदम से नहीं होते, ऐसा नहीं कि अचानक से कुछ हो गया, ठीक है। रिजल्ट इन फोल्डिंग एंड फॉल्टिंग, इसकी वजह से फोल्डिंग और फॉल्टिंग होती है हमारी अर्थ क्रस्ट की, ठीक है। अगर फोल्डिंग होगी तो माउंटेन्स बन जाएंगे, अगर फॉल्ट आ गया कहीं पे तो उसकी वजह से रिफ्ट वैली बन जाएंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्केनिक मूवमेंट्स और सिस्मिक मूवमेंट्स, ये सब हो गए। वोल्केनिक एक्टिविटीज़ हो जाती हैं, जैसे कहीं पर टेक्टोनिक मूवमेंट की वजह से, ठीक है, दो जो एक लैंड मास का पार्ट है, ठीक है, वो अलग अलग हो गया। सो बीच में क्या हो गया, बीच में खाली जगह बच गई, ठीक है। सो यहाँ पे अब जब ये अलग होंगे तब भी अर्थक्वेक या फिर सिस्मिक मूवमेंट्स होंगे, ठीक है। और उसके अलावा यहाँ पे फिर वॉल्केनिक इरप्शन होने के चांसेस होते हैं, ठीक है, क्योंकि नीचे हमारा मेंटल वाला पार्ट आ जाता है ना, इस वजह से। नेक्स्ट इज ग्रेडेशनल मूवमेंट्स हो गए, ये दूसरा टाइप है। ये जो मूवमेंट्स है ना, ये ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर हम वेदरिंग, इरोजन और डिपोजिशन को इंक्लूड करते हैं। द प्रोसेस डेट शेप द अर्थ सरफेस थ्रू वियरिंग डाउन एंड बिल्डिंग अप द लैंडफॉर्म्स। जैसे कि रिवर की इरोशनल वर्क से रिवर ने बहुत सारा जो मटेरियल है उसको इरोड करके रिवर लेके आई, रिवर ने यहाँ पे डिपॉजिट कर दिया, और धीरे धीरे डिपोजिशन होने की वजह से यहाँ पे आप लगाओ कि फर्टाइल प्लेन बन गया, ठीक है। सो इरोशनल वर्क हुआ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन हुआ और डिपोजिशन हुआ, ठीक है। वेदरिंग, इरोजन, ट्रांसपोर्टेशन, डिपोजिशन, ये सारे ग्रेडेशनल मूवमेंट्स होते हैं। इनसे भी अर्थ के बहुत सारे लैंडफॉर्म्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। सो 2 टाइप के मूवमेंट्स हमने देख लिए, और ये 10 क्वेश्चंस हमारे ख़त्म होते हैं, ये 4 या 6 मार्कर के अंदर आते हैं, ठीक है। सो मैंने जितना एक्सप्लेन किया ना, आपको एग्जाम के अंदर इसको एक्सप्लेन करके लिखना होगा, आपको सिर्फ यही पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। मैं इसीलिए पॉइंट्स आपको बता रही हूँ और बाकी खुद एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि मैंने ये सारा जो कंटेंट है ये मैंने वीडियोस के अंदर अच्छे से कवर कर रखा है। सो उनको देखोगे तो आपको और अच्छे से आइडिया हो जाएगा, ठीक है। और अगर किसी ने वो वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लीज़ क्वेश्चन आंसर्स के देख लो, उसके बाद वो फर्स्ट ईयर की जो पूरी प्लेलिस्ट है उसके अंदर सारे टॉपिक्स कवर करा रखे हैं, वो सब एक बार देख लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और बहुत अच्छे से मैंने कवर करा रखा है। और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ज़रूर देख लेना, ठीक है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और बिग बैंग थ्योरी, ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये 10 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम फिर से हमारे 4 या 6 मार्कर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना चैनल को, ठीक है। और हम और भी अच्छा अच्छा कंटेंट लेके आएंगे। एंड वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स में बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।